नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां पर। दोस्तों, आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ी गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी और कुछ लेन देन में भी साझा था। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन शेख जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खाना पाना का व्यवहार था, ना धर्म का कोई नाता। केवल उन दोनों के विचार मिलते थे। असल में सच्ची मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन शेख के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु जी की बहुत सेवा की थी, खूब चाय के प्याले धोए थे। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि उनकी प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा और शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। अगर विद्या उसके भाग में ही ना थी तो कैसे आती, मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल ना थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आस-पास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी आपत्ति न उठा सकता था। हल्के का डांकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान सिर्फ उनके धन के कारण था और जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे और पुलाव की तो मानो वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर ही लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज और तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। यह बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन तो खालाजान ने सुना और सहा, पर जब सहनशीलता जवाब दे गई तब उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी या गृहस्वामी को प्रबंध देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद ही पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया,
रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा। तो मुझे यह रूखा सूखा चाहिए भी नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया। तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। इतने में खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन कुछ इस तरह हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो। अब तो फैसला हो ही जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी? इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था। मगर जब बात आ पड़ी थी तो उसका निर्णय करना भी जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। लगभग सभी ने उसकी बात सुनी। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से कुछ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर की गालियां दी। कुछों ने कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन। फिर भी हवस नहीं जाती। इस बुढ़ापे में तुम्हें और क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? उनमें से कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिल गया था। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से बाल, जहां इतनी सामग्री एक साथ एकत्र हों, तब हंसी क्यों न आवे। उनमें ऐसे न्यायप्रिय, दयालु और दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। एक और लाठी को पटक कर बैठ गई और कुछ देर दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आवेंगे ही। खाला, अपनी विपदा रो तो सबके आगे आई। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यो आने को तो आ ही जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर ना दे सका, पर उसके हृदय में खाला के ये शब्द बार बार गूंज रहे थे। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची और हुक्के तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलगू चौधरी के साथ से जरा दूरी पर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया तब यहाँ पंचायत शुरू हुई, परंतु उसमें अधिकांश दर्शक जन ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आंख सुलग रही थी। गांव का नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना पूर्णतः असंभव था
कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुन निकलता था, या चिलम पीने वालों के मुंहों से मोहल्ले के लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते चिल्लाते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड में जमा हो गए थे। जब पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हो गए। मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी थी। इस बात को तो आप लोग जानते ही होंगे। और इसके बदले जुम्मन ने मुझे ताहियात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट लिया, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। ना तो मुझे पेट भराई रोटी मिलती है और ना तन को कपड़ा। मैं बूढ़ी, बेबस और बेवा हूं। कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलूं। अगर मुझमें कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, और जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की हाय लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, वे बोले, जुम्मन मियां, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें उसे ही पंच बदें। मुझे कोई ऐतराज नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है। जिसे चाहो उसे पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे और बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए तो रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे यारों ने बुढ़िया को मन ही मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं। मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो सो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए। खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था।
खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस चलता है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग से मांगती हैं। इनकी जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि इन्हें माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में भी माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आगे पंचों का अख्तियार है, जो चाहें फैसला करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू का एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवाय और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर ऐसे धोखा दिया। ऐसे ही मौके पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी और धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि व्याधियां मनुष्य के दुष्कर्मों का ही तो दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम ही पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई नहीं पड़ते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू की जमीन पर ही खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगा। वे मिलते जुलते जरूर थे, मगर बिल्कुल उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में अपने मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दोनों बैल पछाही जाति के सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आस पास के गांवों के लोग
दर्शन करने आते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के लगभग 1 महीने के बाद ही इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगेबाजी की सजा है। इंसान भले ही सब्र कर जाए, पर खुदा तो नेकी और बदी सब देखता रहता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्तोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह दोनों के बीच शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया, परंतु उसकी जोड़ी का दूसरा बैल कहीं ना मिला। अंत में यह सलाह ठहरी कि इसे बेच ही डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे और मंडी से तेल नमक लाकर गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लग जाए तो दिन भरे में बेखटके 3 खेप हो जाए। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। उन्होंने बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, फिर मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही। उन्होंने घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। ना चारे की फिक्र थी, ना पानी की, बस खेपों से काम था। बस मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया जाता। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी। वहां तो बैलराम छठे छमाहे कभी कभार ही बहली में जोते जाते थे। इसलिए खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहां बैलराम को अच्छा रातब मिलता था। साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। इसके अलावा कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। सांझ सवेरे एक आदमी खर हरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन और कहाँ यह 8 पहर की खपत। महीने भर ही में वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थी, पर था वह पानीदार। मार की बर्दाश्त ना थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बेचारा दिन भर का थका हारा जानवर, आगे को पैर ना उठते थे, पर साहू जी उस पर कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बेचारा बैल कलेजा तोड़ चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से मारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया।
और सोचने लगे कि अब यह गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी ना था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मर जाता। ससुरा बीच रास्ते ही में मर रहा, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतएव गाड़ी छोड़कर जा भी ना सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेटे रहे। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाना गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे थे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो रुपयों की थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद हो गया था। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो वह रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने जाते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह उन पर चढ़ बैठते और उन्हें अंड संड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन की कमाई लुट गई, इन्हें अपने दामों की पड़ी है। एक तो दिन दिहाड़े आंखों में धूल झोंक दी। सत्यानाशी बैल हमारे गले बांध दिया, ऊपर से दाम मांगने चले हैं। हमें क्या निरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी असल बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और जाकर ढूंढो। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो आओ, तब दाम लेना। और ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीने भर के बदले 2 महीना जोत लो। और क्या लोगे? चौधरी के अशुभ चिंतकों की भी कोई कमी ना थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करने लगते। परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान ना था। एक बार चौधरी जी भी गरम पड़ गए। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के लोगों ने भले मानस को घर से बाहर निकाला। वे चौधरी को परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम ना चलेगा। तुम पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। पंचायत करने को साहू जी भी राजी हो गए और अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। विवादग्रस्त विषय था। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, तुम किस किस को पंच बत्ते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख पंच होंगे। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे।
वह बात को ताड़ गए। उन्होंने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या ऐतराज होगा। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के तुल्य होगा, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य जरूर देना चाहिए, परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। उसके प्रतिकूल 2 सभ्य पंच मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है। यह रियायत करें या ना करें, यह तो उनकी भलमनसी होगी। जुम्मन का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये। पंचायत में उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। असल में पंचों में परमेश्वर ही वास करते हैं। यह सब उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है और खरे को कौन खोटा बता सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है और ना किसी का दुश्मन। पंचों के पद पर बैठकर उसे न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंचों की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू की आंखों में आंसू आ गए और आंखों के इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। दोस्तों, आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।